स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और हम यूनिट 6 फ्लूइड स्टैटिक उसके वर्क एग्जांपल सॉल्व कर चुके थे और हम अब उसके न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। तो क्या कहा जा रहा है न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर, इन अ हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ पिस्टन ऑफ एरिया 0.20 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द अदर पिस्टन इज 2.0 मीटर स्क्वायर. What is part A, the pressure transmitted through the fluid, and part B, the force on the piston? देखिए सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस है। तो बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेस क्या होती है कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ होता है और यहाँ पर जो है वो हम कोई ऑब्जेक्ट हो उसको हम जो है वो प्लेस करते हैं और वो इस तरीके से जो है वो प्रेस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बेसिकली प्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि आपने हाइड्रोलिक प्रेस पे 20 न्यूटन की जो फोर्स है वो अप्लाई करी है किस पे, पिस्टन के ऊपर, जिसका एरिया कितना है 0.20 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्मॉल पिस्टन है इसका जो एरिया है वो हम ले रहे हैं A1 और वो आपको कितना गिवन है 0.20 मीटर स्क्वायर गिवन है, राइट। और आपने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करी जिसको मैं F1 कह रही हूँ वो है 20 न्यूटन की है। अब होगा क्या, यहाँ पर जो बेसिकली प्रेशर ट्रांसमिट होगा इस पूरे हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर, यहाँ पे ये क्या होने वाला है, सेम ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा पिस्टन है उसका जो एरिया है बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है 2.0 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपसे सबसे पहले कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रेशर। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है कि जो ये फ्लूइड है बेसिकली इसमें जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा वो क्या होगा, और इसके अलावा आपने फोर्स फाइंड करनी है कि इस पिस्टन जो दूसरा पिस्टन है आपके पास के ऊपर कितनी फोर्स लगी है वो आपने फाइंड आउट करनी है, राइट। तो डेटा बना लेते हैं, बहुत सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, राइट। तो देखें आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपको सबसे पहले गिवन है F1 गिवन है, ठीक है, फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन जो कि है F1, जो कि हम क्या लिखेंगे 20 न्यूटन। ठीक है, इसके अलावा एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन जिसको हमने A1 लिया है और वो कितना है 0.20 मीटर स्क्वायर है। इसके अलावा एरिया ऑफ द लार्ज पिस्टन, जो दूसरा लार्ज पिस्टन है उसका जो एरिया है वो कितना है 2.0 मीटर स्क्वायर है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने सबसे पहले पार्ट ए में आपने क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर कि कितना प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है वो आपने कैलकुलेट करना है इस फ्लूइड से। इसके अलावा पार्ट बी में आपसे फरमाइश की गई है कि आपने जो दूसरा जो पिस्टन है, जो बड़ा पिस्टन है उसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल से ये न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब प्रेशर फाइंड करने के लिए हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें हमने क्या पढ़ा था पास्कल्स लॉ के अंदर कि जब आप एक एंड के ऊपर जो यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो जो भी प्रेशर होगा एक एंड के ऊपर, तो वो जो प्रेशर होगा दूसरे एंड के ऊपर वो इक्वली क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो इस एंड के ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है जिसको हम अगर P1 कहें, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या है, P1 है। तो यहाँ पे जो प्रेशर ट्रांसमिट होके जाएगा वो क्या होगा, P2 होगा। बट P1 और P2 आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो प्रेशर कैलकुलेट करना है। अब प्रेशर आप देखें यहाँ पर आप फोर्स और एरिया यहाँ इस वाले पिस्टन का प्लग इन करें या इस वाले पिस्टन का प्लग इन करें, दोनों पे प्रेशर सेम मिलेगा, राइट। तो अब देखें आपको पास गिवन क्या क्या है, आपको ये जो स्मॉल पिस्टन है इसके ऊपर लगने वाली फोर्स और इसका जो एरिया है ये आपको गिवन है। जबकि अगर हम लार्ज पिस्टन जो दूसरे एंड के ऊपर पिस्टन है उसके अगर उसकी तरफ देखें तो वहां पर हमें एरिया तो गिवन है बट हमें F2 गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर ये F1 और A1 को यूज करते हुए हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जो प्रेशर होगा ये वही प्रेशर होगा जो FP2 होगा जो दूसरे एंड के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में 1 1 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो फोर्स है और एरिया है इसको हम यूज करने वाले हैं। तो प्रेशर जो आपके पास आएगा, फोर्स जो स्मॉल पिस्टन पे लग रही है वो है 20 न्यूटन की, एरिया जो है वो कितना है 0.20 का है। ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास जो प्रेशर आएगा वो किसके इक्वल होगा, 100 पास्कल के इक्वल होगा। कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है बेसिकली वो कितना है, 100 पास्कल है। तो यहाँ पर आपने पार्ट ए जो है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, बॉक्स बना देते हैं और हाईलाइट कर देते हैं कि हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया है। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे पार्ट बी में ये कहा जा रहा है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने F2 जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब F2 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर पास्कल्स लॉ को जो है वो यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ,
पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल्स लॉ यही कहता है कि अगर आप एक एंड के ऊपर प्रेशर यहाँ पे होगा, तो अगर ये दोनों सिलेंडर आपस में कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर इक्वल जो प्रेशर होगा वो दूसरे एंड पे ट्रांसमिट करेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रेशर होगा P1 और दूसरे एंड पे जो प्रेशर होगा P2, ये आपस में इक्वल होने वाले हैं। अब हमें जैसे कि पता है कि जो P1 होगा वो किसके इक्वल होगा, F1/A1 के इक्वल होगा, और इसी तरीके से जो P2 होगा वो किसके इक्वल होगा, F2/A2 के इक्वल होगा। तो हम इस तरीके से इनकी जगह पे लिख सकते हैं। P1 की जगह पे क्या लिखेंगे, F1/A1 लिखेंगे, जबकि P2 की जगह पे आप क्या लिखोगे, F2/A1 लिखोगे, सॉरी A2 लिखोगे, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो F2 फाइंड करना है, तो अपनी इक्वेशन को F2 पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, A2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1/A1 एज इट इज आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे A2। वैल्यू प्लग इन करते हैं, तो हमें F1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 न्यूटन। A1 की जो वैल्यू है वो है 0.20, और इसके अलावा यहाँ पर जो एरिया है वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो F2 की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, F2 इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो दूसरा जो लार्ज पिस्टन है, ठीक है, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, वो है 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर हमने पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप खुद से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में कहा था पार्ट ए के अंदर कि हम यहाँ पर F1 और A1 को हम ले रहे हैं। अगर आप चाहो तो प्रेशर जो है वो किससे कैलकुलेट, मतलब ये एक तरह से क्रॉस चेक ही हो रहा है। मैं बस यहाँ पे क्रॉस चेक करके दिखा रही हूँ कि जो प्रेशर अगर हमें कैलकुलेट करूँ F2 और A2 से, तो वो देखिए वही प्रेशर आएगा जो हमने F1 और A1 से कैलकुलेट किया। तो F2 हमारे पास कितनी आई, 200 न्यूटन की आई थी, और एरिया जो है वो A2 का जो लार्ज पिस्टन था उसका 2 था। तो जब आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो देखिए प्रेशर कितना आ रहा है, 100 न्यूटन का आ रहा है। कि देखिए दूसरे एंड के ऊपर यहाँ पर जो प्रेशर होगा बेसिकली दोनों साइड के ऊपर, इस वाले पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है और इस वाले पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, वो दोनों क्या है, देखें सेम है, इक्वल जो है प्रेशर क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, राइट। तो ये बस मैंने क्या करके क्रॉस चेक करके दिखाया आपको। तो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल 1 जो है वो सॉल्व कर लिया है। आज यूनिट 6 का बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यूनिट 6 का न्यूमेरिकल 2 जो है वो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द प्रेशर इन द वाटर पाइप इज द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 4 × 10⁵ पास्कल, बट 3 floors up is only 2 × 10⁵ Pascal. What is the height between the ground floor and the third floor? And the water in the pipe may be assumed to be stationary. Density of the water is 1 × 10⁻³ kg/m³। देखिए सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि लेट सपोज आपके पास जो है वो कोई बिल्डिंग है, और यहाँ पे ये क्या है, इसका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पे जो प्रेशर है उसको मैं क्या कह रही हूँ, P1 कह रही हूँ, जो कि किसकी इक्वल है, 4 × 10⁵ पास्कल के इक्वल है, ठीक है। और एक पाइप है, ठीक है, वाटर पाइप है, जो बेसिकली उसमें जो प्रेशर है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो है P1, जो कि 4 × 10⁵ पास्कल है। अब आप 3 फ्लोर ऊपर जाते हो, तो लेट सपोज ये एक फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, और ये थर्ड फ्लोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पाइप है ये इस तरीके से वाटर पाइप जो वो यहाँ से यूं करके जा रहा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर अगर आप देखें इस पॉइंट के ऊपर जब वो थर्ड फ्लोर के ऊपर पाइप गया तो वहां पे जो प्रेशर आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, P2 कह रहे हैं, और वो कितना है, 2 × 10⁵ पास्कल है। तो जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो प्रेशर है वाटर का पाइप के अंदर वो है P1, और वो है 4 × 10⁵ पास्कल। लेकिन उसी पाइप के अंदर जो वाटर है उसका थर्ड फ्लोर के ऊपर जो बेसिकली प्रेशर आ रहा है वो P2 से डिनोट किया है, वो है 2 × 10⁵ पास्कल है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है हाइट बिटवीन द ग्राउंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर, ये आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी बेसिकली H जिसको हम कह रहे हैं, ये आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और आपको डेंसिटी ऑफ वाटर भी क्या है, गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने अज्यूम करना है कि जो पाइप के अंदर पानी है वो क्या है, स्टेशनरी। ये आपने क्या किया, अज्यूम किया है। तो डेटा बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें प्रेशर गिवन है, प्रेशर एट ग्राउंड फ्लोर, कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो प्रेशर है उसको हमने P1 का है, वो कितना है, 4 × 10⁵ पास्कल। इसी तरीके से प्रेशर एट थर्ड फ्लोर, के थर्ड फ्लोर के ऊपर जो प्रेशर है
वो है P2, जिसको हमने जो कि कितना गिवन है 2 × 10⁵ पास्कल। आप देख सकते हैं जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, हाई प्रेशर है, और जो थर्ड फ्लोर के ऊपर प्रेशर है वो क्या है, लो प्रेशर है। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो वाटर होगा वो पाइप से फ्लो करके ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। और आपने क्या फाइंड करनी है, आपने हाइट जो है वो फाइंड करनी है, हाइट हाइट बिटवीन द थर्ड एंड द ग्राउंड फ्लोर, जिसको मैं एच से डिनोट कर रही हूँ। तो ये आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पहले तो मैं यहाँ पर डेंसिटी लिख देती हूँ कि डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि हम रॉ से डिनोट करते हैं, और वो है 1 × 10⁻³ पर मीटर क्यूब। बेसिकली ये 1000 kg पर मीटर क्यूब है। इसके अलावा यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, वही हाइट फाइंड करनी है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, आपने फाइंड करनी है हाइट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, ρ g h के इक्वल होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो h है बेसिकली ये फाइंड करनी है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर डेल पी लिख लूँ, बेसिकली जो प्रेशर डिफरेंस है इन दोनों फ्लोर के दरम्यान, ये क्योंकि थर्ड फ्लोर है और ये आपके पास क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, राइट। इन दोनों जो फ्लोर्स हैं, बेसिकली ग्राउंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, इनके दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस है, तो उस पे हमारे पास कितनी हाइट होगी, मतलब कितनी जो है वो, कितनी हाइट के ऊपर जो है वो इस प्रेशर डिफरेंस के ऊपर जो पानी है वो जाएगा। तो वो आपने बेसिकली एच जो है वो फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पी नहीं लिखेंगे बल्कि डेल पी लिखेंगे। अब जो डेल पी है बेसिकली वो किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। अब प्रेशर डिफरेंस को हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, बेसिकली जो हाई प्रेशर होगा, जो वाटर फ्लो करेगा वो हाई से लो की तरफ से करेगा, और जो हाई प्रेशर है वो कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, और जो लो प्रेशर है वो कहाँ है, थर्ड फ्लोर के ऊपर है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, P1 - P2। स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि P1 - P2 करें, गलती से भी P2 - P1 नहीं करना, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे ब्लंडर करते हैं। तो हम क्या करें, बेसिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो वाटर फ्लो करके जाएगा। तो यहाँ पे P1 - P2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ρ g h। h क्या है, बेसिकली हाइट है, और ये हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये h हमें क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो देखें P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 4 × 10⁵ माइनस, और यहाँ पे आपके पास P2 की वैल्यू है 2 × 10⁵, राइट। और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो तो आपके पास कितनी है, 1000 है। 1 × 10⁻³ जो है वो बेसिकली 1000 होता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9.8, और h जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 10⁵, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, 1000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या है 9.8। या तो मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं 10 ले लेती हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो आप 10 ले लो इसको। तो जब मैं 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 10⁻, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁴ करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो देखें जब 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है वो 1000 बन जाएगा। और फिर मैंने क्या कर दिया, पॉइंट को मूव करवा के इधर ले आई, तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा। मैं मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए जस्ट मैंने इसको इस तरीके से किया। आप चाहो तो 9.8 ले लो, तो आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो बाकी वरना मैं इसको एज इट इज़ इस तरीके से भी जो है वो सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा h। तो अब देखें यहाँ पर जो 2 और 1 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या है 5 है, तो यहाँ पर ये क्या है +4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, h हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 2 × 10⁻। अब देखिए 4 में से जब 5 में से जब 4 जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, तो बेसिकली आपके पास जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 20, ठीक है। लास्ट में होता है ना पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है +1 है, तो आप इसको इस तरफ जो है वो मूव करवाओगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये आपके पास क्या आ गया, 20 मीटर। मतलब जो प्रेशर डिफरेंस है, इतना अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो 20 मीटर की हाइट तक जो है वो पानी जो है वो जाएगा, ठीक है। तो पाइप के अंदर जो पानी होगा वो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हाइट आ रही है वो बेसिकली क्या है, 20 मीटर है। अगर आप 9.8 रख के भी सॉल्व करोगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 20.4 समथिंग आपके पास आंसर आएगा। तो वो 20 आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो 10 ली है, तो जब मैंने जी की वैल्यू 10 ली तो 20 मीटर हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये हमने आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया, और देखिए बुक के अंदर भी जो है वो ये आंसर मौजूद है 20 मीटर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको न्यूमेरिकल 2 यूनिट 6 का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।
न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है सॉल्व करते हैं। कहते हैं अ स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैज एन एरिया ऑफ 10.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द अप्लाइड फोर्स इज 50.0 न्यूटन व्हाट मस्ट बी द एरिया ऑफ द लार्ज पिस्टन टू एक्सर्ट द प्रेसिंग फोर्स ऑफ 4800 न्यूटन। तो देखिए सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है कुछ इस तरीके से, जो कि हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसका जो स्मॉल पिस्टन है उसका जो एरिया है वो आपको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है बेसिकली जिसको हम A1 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या है, स्मॉल पिस्टन का एरिया, जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। और इसके अलावा आप जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कितनी है, 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लार्ज पिस्टन है उसका जो बेसिकली एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो आपने A2 जो है वो कैलकुलेट करना है, और इसके अलावा जो फोर्स लग रही है लार्ज पिस्टन के ऊपर वो है 4800 न्यूटन की फोर्स है, राइट। और तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है। तो डेटा बना लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है। डेटा सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन कि जो स्मॉल पिस्टन है उसका जो एरिया है उसको हमने A1 से डिनोट किया है, जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये जो यूनिट है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली मीटर स्क्वायर में चाहिए। क्यों? क्योंकि एसआई सिस्टम जो होता है उसमें जो एरिया है उसका जो यूनिट होता है वो मीटर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर होता है बेसिकली। अब हमें क्या करना है, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से किस में जाना है, मीटर स्क्वायर के अंदर जाना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1/100 मीटर की इक्वल होगा 1 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल ये जो है वो दोनों तरफ हम कर देंगे स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग हो जाएगी। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और ये सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर होकर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और मीटर के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से 100 के ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 100 × 100, राइट। और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि बेसिकली जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 1/100 × 100, ठीक है, 100 × 100 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। और दूसरे लफ्जों में मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1/, जब 100 को हम लिखेंगे 10 की एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो 10⁴ बन जाएगा, जो कि क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको कन्वर्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1/100 × 100, राइट। तो यहाँ पे आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, या आप सिंपल चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिख दो, 10⁻, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, 100 × 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻³ बन जाएगा। तो ये इसको लिख देते हैं 1 × 10⁻³ माइनस के अंदर होगा ये, और यहाँ पे जो यूनिट आएगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली जो A1 आ रहा है वो आपके पास अब मीटर के अंदर अगर आप कन्वर्ट करके लिखोगे तो वो क्या होगा, 1 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया था, मल्टीप्लाई बाय 1/100 × 100, ठीक है। या आप चाहो तो इसको लिख दो, यहाँ पे इस तरीके से लिख दो 10⁴, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो, क्या आपको पता है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरीके से लिख दो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, राइट। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। अब आप याद रख लें कि 1 मीटर जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो किसकी इक्वल होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो ये जो मैंने कन्वर्जन आपको करके दिखाई थी, अब आप देखें ये +4 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वो किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जब भी कभी इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना आप चाहो तो इसको डायरेक्ट से लिख दो कि यहाँ पे 10⁻ क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है। तो 10 मैंने एज इट इज लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाने तो एडिशनल टर्म क्या होगी, 10⁻⁻⁴, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल इस तरीके से एरिया को लिख रही हूँ डायरेक्ट से। होपफुली आपको ये कन्वर्जन जो है वो समझ आई होगी। तो इसके अलावा अब यहाँ पे चलते हैं फोर्स की तरफ कि आपको क्या क्या कौन कौन सी फोर्सेस गिवन है। फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन, कि जो स्मॉल पिस्टन है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमने F1 से डिनोट की है, जो कि है 50 न्यूटन के इक्वल है, राइट। इसी तरीके से फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन, लार्ज पिस्टन, ठीक है, वो आपके पास क्या है, F2 है, जो कि किसकी इक्वल है, 4800 न्यूटन है, ठीक है। आपने क्या फाइंड करनी है, आपसे फरमाइश किया गया है कि आपने जो एरिया है बेसिकली एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन, ठीक है,
वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लार्ज पिस्टन जिसको हमने A2 कहा है, ये हमने फाइंड करना है। अब सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे कि हमें पता है पास्कल्स लॉ क्या कहते हैं, पास्कल्स लॉ कहते हैं कि अगर आप एक एंड के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वही इक्वल प्रेशर जो है वो दूसरे एंड के ऊपर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा P2 और P1 ये आपस में इक्वल होने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ठीक है, कि पास्कल्स लॉ आपको क्या कह रहा है कि जो P1 है बेसिकली किसके इक्वल है, P2 के इक्वल है। एंड एज वी नो दैट जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P1 की जगह पे क्या आएगा, F1 ओवर A1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, F2 ओवर A2 करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो यहाँ पर ये A2 फाइंड करना है। तो अपनी इक्वेशन को हम A2 पे सेट करेंगे तो A2 इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे A1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा A1, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा F2, A1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी F1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अपनी इक्वेशन हमने सेट कर ली है। और जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू जो है वो प्लग इन कर देनी है A1। और A1 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी, 10 × 10⁻⁴। और F2 की जो वैल्यू आई थी वो किसकी इक्वल थी, F2 की वैल्यू थी 4800। और यहाँ पे आपके पास था 50, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये आपका जो आंसर आया है A2 का वो किसके इक्वल होगा, 0.096। अब जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो एरिया का वो आ चुका है। लेकिन अगर आप देखो बुक के अंदर, जो बुक में आंसर आपको गिवन है वो किस में गिवन है, यहाँ पर वो है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो कन्वर्जन की है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि मीटर स्क्वायर जो है वो बेसिकली इस समय किस में जाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से करेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर के इक्वल है। सो 1 मीटर किसके इक्वल होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखना, जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जा रहे हो तो -4 होगा। जब आप मीटर स्क्वायर से, ठीक है, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जा रहे हो तो ये +4 हो जाएगा। तो सिंपल आप क्या करोगे, A2 को आप कन्वर्ट करोगे, 0.096 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 × 10⁻⁴ + 4 सेंटीमीटर। अब यूनिट जो होगा वो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर, जो कि किसके इक्वल होगा, 960 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पर ये मैंने क्यों कन्वर्जन करके दिखाई है, हम चाहते तो हम कन्वर्जन नहीं करते, हम डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर ही लेके चल लेते। तो ये मैंने इसलिए कन्वर्ट करके दिखाई है। अब अक्सर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो ज़्यादा अच्छा आप कन्वर्जन कर लो, कन्वर्जन करके जो आपका आंसर है वो मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाए, क्योंकि वो हमारा ऐसा ही यूनिट है। लेकिन अगर बुक में मेंशन है या लेकिन लाइक क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि जो एरिया है वो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड करना है, तो फिर आप इस तरीके से कन्वर्ट करके उसको सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो जस्ट इसी वजह से जो है मैंने इसको कन्वर्ट करके किया है। वरना आप चाहो तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लेके भी चल सकते हैं, क्योंकि बुक के आंसर को देखकर पता चल रहा है कि आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे जब हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास खुद ब खुद आंसर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। तो बहरहाल ठीक है, तो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल जो 3 है वो सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो यूनिट कन्वर्जन वाली चीज़ें बताई हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 4। Numerical number 4, Unit 6. Mechanical advantage of a hydraulic jack is 420. Find the weight of the heaviest automobile that can be lifted by the applied force of 55 न्यूटन। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है हाइड्रोलिक जैक का वो आपको गिवन है। कुछ इस तरीके से होता है हाइड्रोलिक जैक, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ जो है वो आप फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे होते हो और दूसरी तरफ जो है वो ऑटोमोबाइल होते हैं जिसको आप क्या कर रहे होते हैं, लिफ्ट कर रहे होते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से, और ये भी पास्कल्स प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो डेटा बना लेते हैं हम कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है। यहाँ पर हमें गिवन है मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज को मैं यहाँ पे शॉर्टली MA से लिख रही हूँ, जो कि कितना है, 420 है। इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसके अलावा जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स अप्लाइड, तो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो वो हमारे पास होगी F1, राइट, और वो होगी 55 न्यूटन की। इसके अलावा जो आप वेट जो है वो लिफ्ट कर रहे हो या जो भी लोड लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो हम लिखेंगे टू फाइंड, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लोड लिफ्टेड, तो उसको हम क्या कहेंगे, F2 कहेंगे, और ये हमें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है
मैकेनिकल एडवांटेज is equal to load lifted divided by effort या फोर्स अप्लाइड, कि जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज को हमने एम ए से लिखा है, कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं वो है F2, कितनी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो है F1 है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हम वेट लिफ्ट करेंगे या जो भी लोड लिफ्ट करेंगे उसको हमने F2 कहा है, और जो फोर्स अप्लाई करो उसको हमने F1 कहा है। राइट, तो हमें क्या चाहिए, हमें F2 चाहिए। अपनी इक्वेशन को F2 पे सेट कर देंगे, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे एम ए मल्टीप्लाई बाय F1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, F2 एम ए की वैल्यू है 420 और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 55। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा F2 का वो क्या होगा, 23100 न्यूटन। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 23100 न्यूटन। तो ये आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास जो है वो F2 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, जिसको जो है वो अगर आप चाहो तो राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो कि F2 की जो वैल्यू राउंड ऑफ करके वो कितनी बन रही है, करीब करीब इसके इक्वल आ रही है, 2300 न्यूटन की इक्वल आ रही है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बुक में आंसर है वो ये है और हमारा आंसर जो है वो हमारा ये आ रहा है, तो ये करीब करीब इस वैल्यू के है। तो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल 4 जो कि बहुत सिंपल सा था वो हमने सॉल्व कर लिया है। सो न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, यूनिट 6 का फ्लैट स्टैटिक का। तो देखें सवाल में क्या कहा जा रहा है, अ फ्लैट बॉटम रिवर बार्ज इज 30 फीट वाइड, 85 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट डीप. Part A, how many meter cube of the water will be displaced while the top stays 1 meter above the water? And part B, what load in ton will the barge contain under these conditions if the empty barge weighs 160 ton in dry dock? तो बेसिकली देखें सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि फ्लैट बॉटम रिवर बार्ज है। बेसिकली आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस तरीके से होता है रिवर बार्ज जो कि सामान ले जाने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। और इसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है यहाँ पर, और जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 85 फीट है। इसके अलावा इसकी जो विड्थ है वो आपको गिवन है, कितना ये वाइड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये गिवन है 85 सॉरी 30 फीट। ठीक है, इसके अलावा कितना ये डीप है वो आपको गिवन, वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे डी आपको गिवन है, और डीप को जो है बेसिकली के कितना ये डीप है वो आपको गिवन है, तो उसको मैं डी से इंडिकेट करी हूँ जो कि है 15 फीट है। फिर कहते हैं आपने फाइंड करना है मीटर क्यूब के अंदर कि कितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया होगा टॉप से, और 1 मीटर अबव जो है वो वाटर के ऊपर है। पार्ट बी में कहते हैं कि कितना जो लोड है ये टन के अंदर ये बार्ज कंटेन करेगा इस कंडीशन के अंदर अगर एम्प्टी बार्ज का जो वेट है बेसिकली 160 न्यूटन है इन ड्राई डॉक। ठीक है, मतलब जब किनारे के ऊपर है तो इसका जो वेट है वो 160 टन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज देख लें कि बेसिकली देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वेट और यहाँ पे लिखा हुआ है 160 टन। तो वेट यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आपको यहाँ पे क्या गिवन है, मास, क्योंकि टन जो है बेसिकली मास का यूनिट होता है। तो यहाँ पर ये आपको जो गिवन है ये मास गिवन है। तो आपको जब भी इस तरीके से लिखा हुआ है, अक्सर ऐसा भी होता है वेज लिखा होता है और आगे जो है वो इस तरीके से लिखा होता है केजी। तो स्टूडेंट वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेट बोल के जो आपको यूनिट गिवन है या जो भी आपको क्वांटिटी गिवन है वो केजी के अंदर है, तो इसका मतलब ये वेट है या मास है क्या है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है अगर वेज लिखा हुआ है उसके आगे कौन सी क्वांटिटी है, मतलब उसका जो यूनिट है वो क्या है। तो अगर वेट वाला जो यूनिट होगा मतलब न्यूटन होगा या उससे रिलेटेड डाइन टाइप कुछ होगा, तो इसका मतलब वेट गिवन है। लेकिन अगर टन है या केजी है या ग्राम है, इस तरीके से क्वांटिटी का यूनिट है, तो इसका मतलब मास गिवन है। तो यहाँ पर आपको ये ड्राई जो आपके पास बार्ज है ना, एम्प्टी बार्ज, उसका ये आपको क्या गिवन है, मास गिवन है। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम इसको दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। सो बेसिकली देखें ये आपके पास क्या है, इस तरीके से एक बार्ज है रेक्टेंगुलर सा, ये आपके पास क्या है, बार्ज है। अब ये जो बार्ज है यहाँ पर ये कहाँ है, पानी के ऊपर है, पानी के अंदर है। तो जब ये पानी के अंदर है तो इस तरीके से जो जब लेट सपोज, या तो हम इसको इस तरीके से करते हैं, लेट सपोज ये पानी था, ठीक है, ये वाटर है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर आ गया है बार्ज, किस तरह से है, रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ पे आ गया है बार्ज। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये वाटर के ऊपर ये आ गया है रेक्टेंगुलर शेप का बार्ज, तो अब होगा क्या, इतना जो वाटर होगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वॉल्यूम आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे डेटा बनाते हैं हम कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें यहाँ पे गिवन है लेंथ ऑफ बार्ज, जिसको मैं एल से इंडिकेट कर रही हूँ, वो है 85 फीट।
इसके अलावा जो इसकी कितना ये वाइड है वो आपको वो उसको मैं W से इंडिकेट कर रही हूँ जो कि है 50 फीट। इसके अलावा यहाँ पर कितना ये डीप है तो यहाँ पे मैं उसको मैं D से इंडिकेट कर रही हूँ जो कि है 15 फीट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो ये भी कहा गया है कि बेसिकली यहाँ पर ये जो आपके पास जब आपने इसको पानी के ऊपर प्लेस किया इस तरीके से बाहर जा गया तो 1 मीटर अबव द वाटर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कितनी डेप्थ जो है वो अबव द वाटर है। ठीक है, वो कितनी है 1 मीटर है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, डेप्थ अबव द वाटर, कि कितना हिस्सा जो है ना इस बार्ज का, ये कितनी डेप्थ का कितना इस बार्ज की कितनी डेप्थ का जो है ना वो कितना हिस्सा अबव है। तो उसको मैं इंडिकेट वो कुछ नहीं इंडिकेट करती, उसको बस मैं 1 मीटर बोल देती हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर जो आपसे कहा जा रहा है और ये बेसिकली ये जो है ना ये है एक तरह से टोटल डेप्थ है। ठीक है, कि कितनी इसकी टोटल डेप्थ है वो, तो इसको मैं DT से लिख देती हूँ कि ये क्या एक तरह से इंडिकेट कर रहा है, टोटल डेप्थ को इंडिकेट कर रहा है इस बार्ज के, और उसको मैं 15 फीट है उसकी मतलब इतना जो है उसकी वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो है वो वॉल्यूम जो कैलकुलेट करना है वो मीटर क्यूब के अंदर कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो तमाम जो लेंथ है वो किस में गिवन है आपको, वो आपको गिवन है फीट के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फीट से किस में, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एज वी नो दैट कि 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 3.2 फीट के इक्वल होता है। तो अब आप क्या करोगे, मुझे क्या चाहिए 1 फीट चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ कि 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 3.2 फीट के इक्वल होता है। अगर मुझे 1 फीट चाहिए तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3.2 को, तो यहाँ पे यह होगा 3.28 होगा। ठीक है, तो ये होगा 3.28 फीट। तो यहाँ पे ये इधर आके क्या हो जाएगा, 1/3.28, और ये जो यूनिट होगा वो मीटर होगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक जो फीट है इसकी जगह पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ये वाली टर्म प्लग इन कर दोगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा 85/3.28, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.14 मीटर। सिमिलरली इसके साथ करेंगे 30 उप्स मैंने इसको आगे पीछे कर दिया है। तो यहाँ पे 85 को जो आपने डिवाइड किया 3.28 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25.91 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30/3.28 इज इक्वल टू 9.14 मीटर। और जो टोटल डेप्थ है 15 फीट, उसको भी डिवाइड कर देंगे 3.28 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.57 मीटर। तो आपने क्या कर दिया, तीनों लेंथ को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको और क्या चीज़ गिवन है, आपको गिवन है मास ऑफ एम्प्टी बार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ एम्प्टी बार्ज। ठीक है, और उसको मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, MB से डिनोट कर रही हूँ कि किसका मास है, ये मास आपके पास ये जो बार्ज है उसका जो मास है। ठीक है, और वो कितना है 160 टन है। ठीक है, और इसके अलावा आपने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, सबसे पहले पार्ट ए के अंदर आपने क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बार्ज। ठीक है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस और उसको मैं V से इंडिकेट कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं VD से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखिए सवाल में क्या लिखा, आपको मीटर क्यूब में फाइंड करना है और आंसर बुक में कितना है गिवन है, फीट में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दोनों में कन्वर्ट करके देख लेंगे कि हमें इससे ये भी पता चल जाएगा कि हमने मीटर क्यूब में जो अपना आंसर कैलकुलेट किया है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे और पार्ट बी में आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ लोड, कि अगर ये जब किनारे के ऊपर था तो इस बार्ज का जो मास आ रहा था वो कितना था, 160 टन में आ रहा था। तो जब आपने इसके ऊपर लोड जो है वो डाला, ठीक है, जब इसके ऊपर आपने लोड वगैरह जो है वो इस तरीके से डाला, तो इस लोड का कितना मास होना चाहिए कि ये बार्ज इस कंडीशन में क्या कर सके, कैरी कर सके। तो मास ऑफ लोड हमें कैलकुलेट करना है, तो जिसको मैंने ML से डिनोट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, टन्स होगा, कि हमें अपना जो आंसर है वो किस में कैलकुलेट करना है, टन्स में कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम पार्ट ए के लिए काम करते हैं, जो कि क्या है, वॉल्यूम डिस्प्लेस, कि कितना जो वॉल्यूम होगा ये बार्ज ने डिस्प्ले, जो वाटर है बेसिकली डिस्प्लेस हुआ होगा इस बार्ज की वजह से, तो वो आपने कैलकुलेट करना है, जिसको मैंने VD से इंडिकेट किया था।
ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विथ इंटू टोटल डेप्थ। अब आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स कि इस बार्स की जो टोटल जो लेंथ थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, वो आपके पास कितनी है, डी टी है। बेसिकली ये टोटल डेप्थ है, ठीक है। आप डी टी ना लिखो, सिंपल डी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो कितना हिस्सा जो है ये अबव द वाटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो हिस्सा है वो कितना है, 1 मीटर है। कि 1 मीटर जो है यहाँ पर, ये 1 मीटर का जो हिस्सा है ये पानी के ऊपर है। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो हम वो डेप्थ का हिस्सा लेंगे वॉल्यूम के लिए कि जो हिस्सा पानी के अंदर है। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ ये जो हिस्सा होगा बेसिकली इसको मैं किससे इंडिकेट कर रही हूँ, एक्स से इंडिकेट कर रही हूँ। तो दोबारा मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास बार्ज है, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, इसको पानी के ऊपर प्लेस कर दिया। पानी के ऊपर आ गया, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर का हिस्सा क्या है, पानी से ऊपर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी क्या है, टोटल डेप्थ है। और कितना हिस्सा पानी के अंदर है वो क्या है, एक्स। तो अगर मुझे ये एक्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, d-1 लिखोगे। तो यहाँ पे मैं d नहीं लिखूंगी, dt। इसका मतलब तो टोटल डेप्थ आ जाएगी। टोटल डेप्थ का मतलब क्या, ये इस पूरे बार्ज की मैं यहाँ पे डेप्थ को कंसिडर कर रही हूँ। जबकि क्योंकि डिस्प्लेस वाटर की बात की जा रही है कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, तो उसके लिए हम वो हिस्सा लेंगे डेप्थ का जो पानी के अंदर है। होपफुली आपको ये बात समझ आएगी। तो हम यहाँ पे डी नहीं लिखेंगे बल्कि एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी है गलती से भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू एल। एल क्या है, लेंथ है, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी लेंथ की, वो थी यहाँ पर 25 या इसको हम दोबारा रिराइट करते हैं पहले। तो देखें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स क्या है, वो इक्वल है d-1 के इक्वल है, जो भी टोटल डेप्थ है, ठीक है। वो सिंपल मैं इसको d से ही लिख लेती हूँ ताकि हम बार बार डी टी नहीं लिखें, ठीक है। तो सिंपल ये d है, जो कि क्या है, इसकी टोटल डेप्थ है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, वैल्यू प्लग इन कर दो। तो लेंथ की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 25.91, ठीक है। और जो विथ है वो कितनी आ रही थी, वो थी 9.14। और यहाँ पे इसे देखिए से मल्टीप्लाई बाय डी, डी की वैल्यू क्या थी, 4.57 - 1। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो डिस्प्लेस वाटर आया है कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, वो आ रहा है 846.18 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने जो आंसर कैलकुलेट किया है मीटर क्यूब में कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है कि आपने वो जो वॉल्यूम है डिस्प्लेस वाटर जो बेसिकली हुआ है वो मीटर क्यूब में कैलकुलेट करना है। तो मीटर क्यूब में तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन अगर आप देखें बुक में जो आंसर है वो फीट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, फीट में भी इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो अब फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 3.28 फीट के इक्वल होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर क्योंकि ये मीटर क्यूब है तो मुझे फीट जो है वो किस में चाहिए होगा, क्यूब में चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो आप क्या करोगे, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और मीटर क्यूब के ऊपर क्यूब आ जाएगा। और 3.28 को हम क्या करेंगे, क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे इसका। तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.28 फीट क्यूब, ठीक है। अब आप ये मैंने क्यों किया, इसलिए किया कि हम क्या कर सकते हैं, इस मीटर क्यूब की जगह पे ये वाली टर्म प्लग इन कर देंगे ताकि आंसर फीट क्यूब के अंदर आ जाए। तो क्या बन जाएगा आपके पास कि जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है वी डी एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 846.18 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 35.28, और जो आंसर आएगा फीट क्यूब के अंदर आएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 29859 समथिंग आएगा। तो पॉइंट और जो आंसर होगा फीट क्यूब के अंदर होगा। पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट के अंदर। इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट मूव हुआ है तो क्या होगा 2.98, और ये होगा फीट, और 10⁴+4, ठीक है, फीट क्यूब। वी डी डिस्प्लेस वाले हमने किस में कैलकुलेट किया, फीट के लिए कैलकुलेट किया। और थोड़ा देखें अगर आप राउंड ऑफ करके अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या बन जाएगा 3.1 समथिंग बन जाएगा, 10⁴ फीट क्यूब। तो ये हमारा वही आंसर आ गया है जो बुक के अंदर जो है वो आंसर है मेंशन। तो इसका मतलब हमने जो आंसर कैलकुलेट किया ना मीटर क्यूब के अंदर वो बिल्कुल
ठीक आंसर कैलकुलेट किया है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, तो बाकी अगर एग्जाम में इस तरह का कोई सवाल आता है तो आप देख लेगा कि आपको किस तरीके से सवाल गिवन है। अगर मीटर क्यूब में अगर लिखा हुआ है तो आप सिंपल मीटर क्यूब तक ही काम करिएगा, लेकिन अगर लिखा हुआ आ जाता है कि फीट क्यूब के अंदर भी कन्वर्ट करना है तो फिर आप इस तरीके से ये एक्स्ट्रा स्टेप करके फीट क्यूब के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्प्लेस वॉल्यूम को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने पार्ट ए जो है वो सॉल्व कर लिया यहाँ पर, अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ठीक है, अब देखें पार्ट बी के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है, पार्ट बी में आपने आपसे कहा जा रहा है कि आपने मास ऑफ लोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मास ऑफ लोड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखें यहाँ पर ये जो बार्ज है, जब आपने इसको इस तरीके से प्लेस किया वाटर की सरफेस के ऊपर, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर इसके ऊपर एक जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, बियॉन्ड फोर्स होगी, जो कि क्या है एफ वी करके है। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स। और इसके अलावा जो दूसरी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, ये जो खाली जो हमारे पास बार्ज था उसका वेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ द बार्ज। लेकिन जो जब भी जब ये एम्प्टी था तो उसका ये वेट होगा, लेकिन जब आपने इसके ऊपर लोड लाके प्लेस कर दिया तो उस लोड का भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा ना, तो हम इसको लिखेंगे वेट ऑफ लोड। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बियॉन्ड फोर्स होगी ये इन दोनों को, मतलब वेट ऑफ बार्ज और वेट ऑफ लोड, इसको जो है वो दोनों को बैलेंस करिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से बनेगी कि अगर आप देखें सबसे पहले अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पर बियॉन्ड फोर्स है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, बार्स का वेट, एम्प्टी बार्स का वेट और मास ऑफ वेट ऑफ लोड। ठीक है, जो भी आपने लोड प्लेस किया उसका क्या आ जाएगा, वेट। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो मास ऑफ लोड चाहिए और हम वेट ऑफ लोड से कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ लोड को। तो हम अपनी इक्वेशन को वेट ऑफ लोड के ऊपर कैलकुलेट वो कर देते हैं, मतलब सेट कर देते हैं। क्या बन जाएगा, एफ वी, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, एफ वी माइनस डब्ल्यू बी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये वाला जो ये है एफ वी, ये रिप्रेजेंट करिए बियॉन्ड फोर्स, और यहाँ पर ये जो है वो वेट ऑफ एम्प्टी बार्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। राइट, अब देखें यहाँ पर देखें जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, वेट जो है वो अगर उसको ओपन करें एम इंटू जो वेट होगा वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ये वेट ऑफ लोड है तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ लोड आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम ही होगी। और एफ वी जो बेसिकली क्या क्या है हमारे पास, बियॉन्ड फोर्स, और उसका हमने पढ़ा था रॉ जी वी। वी डी क्या है, बेसिकली डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। और एफ डब्ल्यू बी जो है वो बेसिकली क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ बार्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है, तीनों टर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम जी को कैंसिल कर दें, तो कॉमन ले लेते हैं और फिर हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो जी यहाँ से कॉमन आ गया है, रॉ वी डी माइनस एम बी। तो अब देखें ये जी से जी मर जाएगा। अब आपकी जो इक्वेशन है वो मास ऑफ लोड के ऊपर सेट हो गई है, हमें ये कैलकुलेट करना था, रॉ वी डी माइनस एम बी। अब आप देखें यहाँ पे जो मास ऑफ लोड है किस में कैलकुलेट करना है, टन में कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जो रॉ है, ठीक है, जो कि क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है, वो होती है 1000 kg/मीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस, बेसिकली जो डिस्प्लेस वाटर का जो वॉल्यूम है वो आपको जो मीटर क्यूब में है वो है 846.18 मीटर क्यूब है। तो अगर मैं यहाँ पर ये प्लग इन कर दूं, मास ऑफ एम्प्टी बार जो है वो टन के अंदर है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको मास ऑफ बार्स तो टन के अंदर है, लेकिन जो डेंसिटी आपने कैलकुलेट करी है वो किसके अंदर कैलकुलेट करी है, वो आपने केजी के अंदर कैलकुलेट करी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे कन्वर्जन करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ना आपके पास, ये वाली, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं टन के अंदर, ताकि हम मास ऑफ एम्प्टी बार्स को टन के अंदर प्लेस करें और हमारा जो आंसर है वो डायरेक्ट से टन के अंदर ही आ जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं इस वाली टर्म को, तो क्या बन जाएगा, रॉ वी डी। ठीक है, अब रॉ की जो वैल्यू वो क्या है, 1000 kg/मीटर क्यूब। वी डी की जो वैल्यू आई थी मीटर क्यूब के अंदर वो है 846.18 है। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो आंसर आएगा, तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा रॉ वी डी, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आएगा 846.189 केजी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आया है केजी के अंदर। अब देखिए ये आंसर है केजी के अंदर, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टन के अंदर। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, एज वी नो दैट कि जो 1 टन होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 907.18 केजी के इक्वल होता है। तो मुझे अगर 1 kg चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी 907.18 को। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 kg के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस केजी की जगह पे इस पूरी टर्म को प्लग इन कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये रॉ वी डी इज इक्वल टू 846.189 डिवाइडेड बाय 907.18।
तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रॉ वी डी इज इक्वल टू 932.76 टन। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इस टर्म को टन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं आराम से जो है वो उस इक्वेशन के अंदर प्लग इन करूंगी और क्या निकाल लूंगी, मास ऑफ लोड निकाल लूंगी, किसके अंदर, टन के अंदर, कैलकुलेट मतलब निकाल लेंगे हम। तो इसको बोल देते हैं, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब यही जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पे ले जाके सॉल्व कर रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या इक्वेशन थी आपके पास, मास ऑफ लोड जो हमें फाइंड करना है, रॉ वी डी माइनस एम बी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, मास ऑफ लोड, ये हमें फाइंड करना है। रॉ वीडी की क्या वैल्यू आई है टन के अंदर, 932.76 माइनस एम बी कितना है आपके पास, 160 था। दोनों आपको टन के अंदर अब मिल गए हैं, तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 772.76 टन। कि जो आपके पास आंसर आया वो किसमें आ गया है, टन के अंदर आ गया है। और अगर आप देखें ये अप्रोक्सीमेटली किसके करीब आ रहा है ये आंसर, ये आपके पास आंसर आ रहा है 800 टन के करीब आ रहा है, जो आपकी बुक में आंसर गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर जो मास ऑफ लोड है वो कैलकुलेट कर लिया कि अगर उस कंडीशन के अंदर अगर आपने उस बार्स के ऊपर लोड जो है वो डालना है तो कितना लोड डालना है, वो है 800 टन का जो लोड है वो आपने प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने क्या कर लिया है, आंसर कैलकुलेट कर लिया है। तो हमने पार्ट बी भी जो है सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, होपफुली आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये समझ आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी सा है बट इजी है। ठीक है, बस कन्वर्जन है इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो ये हमने क्या किया था, मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर कैलकुलेट किया था इन मीटर क्यूब, और वहां पर हमने क्या कैलकुलेट किया है, मास ऑफ लोड को जो है वो कैलकुलेट किया है। तो यहाँ हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो इस जो ये जो पार्ट है वीडियो का, इसमें हमने सिर्फ जो है वो 5 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए हैं यूनिट 6 के। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बाकी के जो रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज।